वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने इस स्मार्ट रीड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आप आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट का ये महोत्सव एक तरह से चल रहा है, कह लीजिए जो प्रैक्टिस सेट की एक धुआंधार पर डे वीडियो पे वीडियो आपको दिया जा रहा है, उसी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम आपसे एक बार फिर से रूबरू होंगे। और इस वीडियो में आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए जो भी आपको यहाँ पे आज बताया जाए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आप पे कवर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस और आपका आत्मविश्वास लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और इसी आशा विश्वास के साथ आप इस चैनल पर बने रहिए और एक बार वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगर वीडियो पे नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार आज लघु उत्तरी क्वेश्चन जो सेट हमारा चल रहा था 348 WI का फोर्थ सेट, इसी फोर्थ सेट के अंतर्गत अर्थात WI का ये चौथा वीडियो है, ठीक है। पहले वीडियो मैंने लघु उत्तरी कराया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन WI के पहले वीडियो में मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए, दूसरे में अति लघु उत्तरी कराया, तीसरे में अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी को टच किया। आज चौथा वीडियो आपको देने जा रहे हैं और ये चौथा वीडियो आपका क्या होगा, लघु उत्तरी क्वेश्चन। इसमें कुछ शेष रह गए थे पिछले का, उसी को यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अब जो क्वेश्चन आज हम इसमें पढ़ेंगे, आज का पहला क्वेश्चन सहभोजिता, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है सहभोजिता, कॉमन शैलेज में कहते हैं, ठीक है, कॉमन शैलेज में कहते हैं। सहभोजिता क्या है, उदाहरण सहित समझाओ, ठीक है, उदाहरण सहित समझाओ। सहभोजिता क्या है, उदाहरण सहित समझाओ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका नोट हो गया। अगर आपको मैंने ये वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपको सहजीविता, सहभोजिता, ठीक है, इसको कवर किया था, अगर आपने देखा होगा तो निश्चित ही आपको ये वीडियो भी ये क्वेश्चन भी आपको आपके माइंड में रिटेन हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो पे बने रहिए, हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है। सहभोजिता अगर क्वेश्चन आया है, ठीक है, चूंकि ये लघु उत्तरी है और 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले हम इस तरह से इसकी हेडिंग बनाएंगे सहभोजिता कॉमन शैलेज में, ठीक है। आंसर लिखते समय आप एक बेहतर तरीके से, साफ और स्वच्छ तरीके से आंसर देने का प्रयास करिएगा, उसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी आंसर बुक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सजी होगी, ठीक है, बेहतर, साफ सुथरा और सफाई तरीके से लिखा होगा, उतना ही वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा और उतना ही नंबर आपको निकाल कर देगा, ठीक है। इसलिए जो भी लिखें सादे शब्दों में लिखें, कटपिट ना करें और हर क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय क्वेश्चन नंबर और हेडिंग्स को जरूर डालकर लिखें और पॉइंट आउट करके लिखें। इससे एग्जामिनर को आसानी होती है आंसर रीड करने में और अच्छा नंबर देने का प्रयास रहता है, ठीक है। तो सहभोजिता क्या है कि वह सहजीवन, जिसमें दो जीव इस प्रकार जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं या जीवित रहते हैं, इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं कि दोनों में एक जीव को दूसरे जीव से लाभ हो, परंतु दूसरे जीव को कोई लाभ ना हो, तो इस प्रकार के सहजीवन को, ठीक है, या जीवन यापन को
सहभोजिता कहते हैं, अर्थात कॉमन सैलेज में कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? क्लियर हो गया कि वह सहजीवन, सह माने साथ साथ, जीवन माने जीवन यापन। ठीक है, जिसमें दो जीव होने चाहिए। ठीक है, दो जीव हों, ए और बी, दो जीव हैं और दोनों एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जीवन यापन करें एक साथ रह के कि उसमें क्या हो, दोनों में से एक जीव को क्या हो, दूसरे से लाभ हो। मान लीजिए बी को ए से क्या हो रहा है, लाभ है, परंतु दूसरे जीव को कोई लाभ ना हो, तो ऐसी जीवन यापन या ऐसे सहजीवन की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सहभोजिता। जैसे कि बात करें, सपोज करिए तो एग्जाम्पल देना हो, उदाहरण अगर दे हम सहभोजिता का, जैसे ठीक है, रे मछली पर चूषक मछली का जीवन यापन करना। ठीक है, जीवन यापन करना, ये एक उदाहरण है। ठीक है, एक होती है रे मछली दोस्तों। ठीक है, क्या होती है? एक होती है रे मछली, कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की ऐसे होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की क्या है, ये रे मछली होती है ऐसे ही। ठीक है, कुछ ये इस तरह की रे मछली है। ठीक है, और इसी मछली के ऊपर ऐसे ही, ठीक है, एक दूसरी मछली क्या होती है, चिपकी हुई होती है इसके ऊपर, और इस तरह से चिपक करके क्या है, ये हो गई चूषक मछली। ठीक है, चूषक मछली, और ये हो गई रे मछली। ठीक है, रे मछली ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, रे मछली और चूषक मछली दोनों साथ साथ रह के जीवन यापन कर रहे हैं, और इसमें जो चूषक मछली है ये अपना जीवन यापन इस रे मछली के ऊपर रह के करती है, इसी रे मछली के पृष्ठ पे रह के इसी से जीवन यापन करती है, इसी से अपना पोषण प्रदान करती है। ठीक है, और इसमें चूषक मछली को तो रे मछली से लाभ है, लेकिन इस रे मछली को चूषक मछली से कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे जीवन यापन की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो जैसे आर्किड। ठीक है, आर्किड क्या है? एक प्रकार का प्लांट है। ठीक है, एक अधिपादप आर्किड किसी दूसरे पौधे पर स्थित होता है। ठीक है, आर्किड पौधे का किसी दूसरे पौधे पर पाया जाना। ठीक है, तो दोस्तों ये आर्किड एक प्रकार का छोटा स्मॉल पौधा है। यह प्रायः किसी दूसरे पौधे के तने के ऊपर ही क्या होता है, ग्रो करके, जर्मिनेट करके जीवन यापन करता है और उसी पौधे से अपना पोषण प्रदान करता है। ठीक है, उससे आर्किड पौधे को उससे लाभ है, लेकिन उस पौधों को जिस पर यह है उसको कोई लाभ नहीं है। जैसे ये कोई सपोज करिए प्लांट है, कोई तना है, अब इसी पर आर्किड ऐसे क्या होता है, ऐसे ठीक है ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आर्किड प्लांट, और ये क्या है, कोई दूसरा प्लांट है, दूसरा पौधा है, इसी के तने पे उग के अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्किड को क्या है, लाभ है, लेकिन इस पौधे का कोई लाभ इससे आर्किड से नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था को, ऐसे जीवन यापन को हम क्या कहते हैं, बोलो, सहभोजिता कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका कवर हो गया। नोट करें सभी लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते इसी क्रम में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी आज से दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि वहित मल क्या है, ये आपका क्वेश्चन है कि वहित मल क्या है। ठीक है, इससे हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। ठीक है, या लिखेंगे, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, किस प्रकार हानिप्रद है। तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर लिखते समय पहले आप क्या करिए, आंसर नंबर डालिए, फिर लिखिएगा वहित मल। ठीक है, ये ऐसे हेडिंग डालिएगा, सीवेज। सीवेज क्या है, वहित मल क्या होता है।
ठीक है, किसे कहते हैं और यह हमारे लिए किस प्रकार से क्या है, हानिप्रद है। तो अगर वहित मल आ गया तो आपको ज़्यादा रटना नहीं है, थोड़ा सा आप, मैं कहता हूँ बार बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, शब्दों को समझने का प्रयास करिए, तो थोड़ी बहुत बातें उस हेडिंग से निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, क्या निकलती है कि वहित मल क्या है ना, तो मल मीन्स क्या होता है, कचरा, कहते नहीं मल मूत्र। ठीक है, तो मल का मतलब वही होता है कि जो आपके घरों से अपशिष्ट निकलता है, आपके घर में जो बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा, उसका जो कचरा निकलता है, ठीक है, मल मूत्र कचरा व नहाने धोने के जो कचरे हैं वही है। अवहित माने होता है बहना। ठीक है, तो आपके घरों का जो कचरा है, नहाने धोने वाला कचरा, ठीक है, मल मूत्र वाला जो कचरा है, ठीक है, वो क्या होता है, पानी के साथ बह करके नाली के रूप से क्या होता है, कहीं जाके एकत्रित हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वहित मल कहते हैं। ठीक है, और कह रहा है ये किस प्रकार से हानिप्रद है हमारे लिए, बिल्कुल वहित मल मतलब हो गया मलमूत्र का, सीवेज का जो टोटल वेस्ट मटेरियल होता है, तो ये हानिप्रद है। सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं उनके लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ऐसे जल में कार्बनिक पदार्थों की, हानिकारक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम होती है। इसलिए इसमें जो रहने वाले जीव हैं उनमें कोई ना कोई रोग होता है या वो मर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जलीय जीव जो जल में रह रहे हैं उनको भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वह ऑक्सीजन, ठीक है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को नहीं बल्कि जल में घुले ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब उसी जल में, ठीक है, वहित मल मूत्र कचरा या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तो वे पदार्थ उस जल के ऑक्सीजन को ग्रहण करके डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वो जहरीले एलिमेंट्स तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसमें रहने वाले जीवों में घातक रोग या उनके मरने की संभावना भी होती है। और उसका अगर जल का प्रयोग कोई एनिमल्स कर रहा, भैंस वगैरह या किसी भी जानवर द्वारा उसका जल का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित वो उसके लिए मृत्यु के समान होगा या विभिन्न घातक रोगों को जन्म देने का काम करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन तो दिया है वहित मल, ठीक है, इसे जलमल भी कह सकते हो, तो अब इस लिखेंगे, हेडिंग डाले हो वहित मल या जलमल भी कह सकते हो। ठीक है, या जाने दो, बस इतना ही हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि प्रायः हमारे घरों में, हमारे घरों से निकलने वाले ठीक है, निकलने वाले विभिन्न कार्बनिक अपशिष्ट, ठीक है, तो यहाँ पर निकलने वाले जो कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक अपशिष्ट, ठीक है, अर्थात मलमूत्र व नहाने धोने से प्राप्त अपशिष्ट, ठीक है, प्राप्त अपशिष्ट का जल के साथ, ठीक है, बहकर नाले में जाने वाले कचरे को ठीक है वहित मल कहते हैं, या इसे जलमल कहते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका? तो वहित मल क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए अब, कि हमारे घरों से निकलने वाले कार्बनिक अपशिष्ट का मतलब जिसका कोई उपयोग ना हो और जो पदार्थ एकदम पूर्ण रूप से हमारे लिए क्या हो, हानिकारक हो, वेस्ट मटेरियल आप कह सकते हो, उसी को अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे घरों से निकलने वाले कार्बनिक अपशिष्ट अर्थात मलमूत्र, ठीक है,
और नहाने धोने से जो प्राप्त अपशिष्ट होता है, कचरा होता है, ठीक है, उसका जल के साथ बह करके, ठीक है, नाली के माध्यम से नाले में या किसी गड्ढे में जहाँ पानी कलेक्ट होता है वहीं पर जाने वाला जो कचरा होता है उस कचरे को हम क्या कहते हैं? वहित मल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वहित मल कहते हैं, ठीक है, या इसे जल मल कहते हैं, ठीक है। और अब ये तो हो गया वहित मल क्या है। अब यहीं पर आपसे पूछ रहा है एक और कि यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। अर्थात एक बात तो क्लियर हो गई कि जो वहित मल है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए क्या है? बोलिए, हानिप्रद है, अर्थात हानिकारक है। समझ में आई बात नहीं? तो किस प्रकार हानिकारक है, क्या रोग फैला सकता है, या और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इस वहित मल से, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि वहित मल से हानियाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रायः जल में उपस्थित ऑक्सीजन, जल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस वहित मल में कार्बनिक अपशिष्ट को, कार्बनिक अपशिष्ट से क्रिया करने के कारण, क्रिया करने के कारण, ठीक है, कारण यह लगभग वहित मल वाले जल में खत्म हो जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले जीव में ऑक्सीजन कमी से वे मर जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। तथा इस वहित मल वाले जल के प्रयोग से जीवों में घातक रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है, घातक रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो क्या हानियां हैं यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन, जो हम जल पीते हैं नॉर्मली, उस जल में जो एक निश्चित अमाउंट ऑक्सीजन की होती है, जब अपशिष्ट पदार्थ उस जल में मिलकर बहते हैं तो वह ऑक्सीजन उन कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटन करने में क्या होती, खत्म हो जाती है। और जब यह जल उस नदी नाले या तालाब में पहुंचता है तो उसमें जो जीव रह रहे हैं वो इस जल का जब प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर जाते हैं और उनमें बहुत सारे घातक रोग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो पूर्ण रूप से वहित मल है वो क्या होता है, दूषित होता है, नुकसानदायक होता है, और इसका प्रयोग करने वाले जो गाय भैंस अन्य जानवर हैं, मछली हैं, कुछ भी हैं, उनमें घातक रोग देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि वहित मल को उस नदी नाले में मिलाने से पहले, ठीक है, इसका थोड़ा प्यूरिफिकेशन किया जाए और प्यूरिफिकेशन करने के बाद ही उसमें मिलाया जाए, अर्थात कार्बनिक अपशिष्टों को अलग करके तब मिलाया जाए, जिससे कि जिस जल में ये मिल रहा है वहित मल, उस जल में रहने वाले जीव क्या रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो अब हमारा क्वेश्चन होगा कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए DNA द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल रिपीट किया जाता है, तो इस बार भी गाइज रिपीट किया जाएगा, ठीक है, जा सकता नहीं, रिपीट किया जाएगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। हमने आपको कुछ डायग्रामेटिक टॉपिक भी क्लियर किए हैं, जैसे नर जनन तंत्र,
मादा जनन तंत्र, इन दोनों का फिगर भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे बना के समझाया था। तो आप भी एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन फिगर सहित आएगा कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें फिगर के ही, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आएगा कि डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का, ठीक है, द्विकुंडलीय संरचना का प्रतिपादन कीजिए या समझाइए या चित्र बनाइए, ये जरूर आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कि डीएनए के वाटसन डीएनए के वाटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तुत मॉडल, ठीक है, प्रस्तुत मॉडल, ठीक है, प्रस्तुत द्विकुंडली मॉडल कह रहा है, द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए, मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये आपका कह रहा है कि डीएनए का जो वाटसन क्रिक ने एक मॉडल दिया था, जिसे डीएनए का द्विकुंडली मॉडल कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित का मतलब फिगर बनाइए और उसमें नाम भी अंकित कीजिए कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। फिगर के प्रत्येक पार्ट का नाम भी देना होता है, ठीक है। तो क्या होगा आइए देखते हैं। लिखेंगे, हेडिंग कर लेते हैं पहले कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, ठीक है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, ठीक। यहाँ पर इस मॉडल के बारे में वर्णन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मतलब नहीं। कोशिश करिए जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिर्फ उतने का जवाब दीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट देने की कोशिश मत करिए, इससे आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा और साथ में एग्जामिनर को लगेगा पूछा इतना 2 नंबर का कर रहे हो 4 नंबर, ठीक है। इसलिए सिर्फ कह रहा नामांकित चित्र बनाना है, फिगर बना के नामांकित कर देना है बस, ठीक है। तो लिखेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की एक संरचना का प्रतिपादन किया, जिसे डीएनए का द्विकुंडली मॉडल या वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिगर बनाए रहे हम, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से डबल डेकर्स होता है द्विकुंडली, ठीक है, ये आपका है डीएनए। अब इसी के बीच में क्या होता है कि प्यूरिन पिरामिडिन क्षारक आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, ठीक है, ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, ए का टी के साथ, ए का टी के साथ और जी का सी के साथ, ए का टी के साथ। तो इस तरह से ये क्या होता है, संरचना होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम हटा लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही बनाना है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, ये इस तरह से, तो इसकी जो चौड़ाई होती है ये 20 एंगस्ट्रॉम समथिंग होती है, और एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन की दूरी, ठीक है, मतलब जहाँ से एक बार ऐसे राउंड किया है, यहाँ से यहाँ एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और समाक्षर के बीच की दूरी, अर्थात जो बीच में ATGC हैं, इन दो डंडों के बीच की दूरी समाक्षर कहते हैं, इनकी भी दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और इस तरह से ये जो आपके हैं AG, ये क्या है, क्षारक है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ठीक है। और इनके बीच जो ये बांड है
ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसमें भी ये मेजर ग्रुव है, मेजर ग्रुव, और ये आपका माइनर ग्रुव कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या कहना है कि देख रहे हैं कि दो कुंडली है, एक ये वाला और एक ये वाला, जैसे दो सर्प ऐसे लिपटे हों तो एक कुंडली ये और एक ये, दोनों इस तरह से लिपट कर दो कुंडली संरचना का निर्माण किए हुए हैं और यही वाटसन क्रिक का मॉडल है। इस कुंडली को जोड़ने का काम एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा रहेगा, एटी के साथ, एटी और जीसी के साथ, ग्वानिन जी साइटोसिन सी, ठीक है। तो ATGC रहेगा और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कटी लाइन दिख रही दोस्तों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से आपस में क्या है, दोनों कुंडलियां जुड़ी होती हैं। और इसके एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन की दूरी 34 एंगस्ट्राम और दोनों समाक्षर अर्थात डंडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। और इसमें एक कुंडली के इस अक्ष को मेजर ग्रुव कहते हैं, दीर्घ का अक्ष कहते हैं, और ये माइनर ग्रुव लघु अक्ष होता है। और AG क्या है, TC क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक, और इनके बीच जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। बस ऐसे फिगर ड्रा करिएगा, नीचे नाम लिख दीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिक्स हो गया। तो पेपर में इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में गाइज इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।